प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत कुशल से होंगे। एक बार फिर आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में मैं अनिल प्यासी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 2 विद्युत धारिता का जो अपना कंटिन्यू चैप्टर चल रहा था, उसके अंतर्गत आज अपन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। विद्यार्थी, ये प्रश्न आपको बहुत ही सरल पढ़ा सा लगेगा क्योंकि आपने इससे मिलता जुलता प्रश्न पढ़ लिया है। लेकिन होता क्या कि जब ये प्रश्न एग्जाम में आता है तो कुछ विद्यार्थी जल्दबाजी में प्रश्न को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं और गलत करके आ जाते हैं। मात्र एक शब्द का महत्व है विद्यार्थी उस प्रश्न में, जिसके कारण पूरा का पूरा आंसर अपना बदल जाता है। तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और हाँ विद्यार्थी, एक बात और शेयर करना चाहते हैं कि आपको इस चैनल में कक्षा 10वीं विषय गणित के वीडियो भी कंटिन्यू मिल रहे होंगे, जिन्हें हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने छोटे भाई बहन या जो भी परिचित के हैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं उन तक शेयर करें, जिससे उनका भी भला हो। तो चलते हैं विद्यार्थियों आज की विषय वस्तु पर। विद्यार्थियों, जैसे अपन देखते हैं कि इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ कि आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कुछ विद्यार्थी से जब एग्जाम में आता है तो सिर्फ इतना ही पढ़ पाते हैं और प्रश्न का उत्तर कुछ और करके आ जाते हैं, जबकि इस प्रश्न में देखिए आपने पढ़ जरूर चुके हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये तो आपने पढ़ चुके हैं, ऊपर आई बटन पर लिंक भी है, आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, यहाँ पर एक जो खास बात है वो ये है कि इसमें ये आंशिक रूप से एक शब्द आया है। यहीं पर इस प्रश्न का एक राज छुपा हुआ है जिसे समझना आवश्यक होता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। तो विद्यार्थियों, जैसा आप जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र यानी कुछ इस प्रकार से कि ए और बी दो प्लेटें होती हैं। ये इस प्लेट को अपन ने प्लस क्यू आवेश दे देते हैं तो विद्युत प्रेरण की क्रिया होती है। यहाँ पर प्रेरित ऋण आवेश और धन आवेश इस साइड होता है, उसको पृथ्वीकृत कर देते हैं। तो ये हो गई आपकी समांतर प्लेट संधारित्र। अब यहाँ पर इसके बीच में अगर यहाँ पर कुछ भी ना हो, यानी वायु और निर्वात हो, दोनों प्लेटों के बीच वायु और निर्वात हो, तो इस स्थिति में धारिता, इस स्थिति में विद्युत धारिता कितनी हो जाएगी इसकी? C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटे D। जबकि यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच में कुछ भी नहीं है, इन दोनों प्लेटों के बीच में यहाँ पर वायु या निर्वात है। और अगर प्रश्न ऐसा आता कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, जबकि दोनों प्लेटों के बीच में K पराविद्युतांक का माध्यम रखा हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर आंशिक शब्द आता ही नहीं प्रश्न में, तो वो कौन सा प्रश्न कहलाता? वो देखिए कुछ ऐसा होता कि ये एक ए और बी जो प्लेटें थी जिनके बीच की दूरी d है, इसको अपन ने प्लस क्यू आवेश दिया ये, और यहाँ पर जो माध्यम अगर K पराविद्युतांक का माध्यम पूरे में भरा हुआ है, ये दोनों प्लेटों के बीच में पूरे में K पराविद्युतांक का माध्यम भरा हुआ K पराविद्युतांक का, तो इस स्थिति में विद्युत धारिता कितनी हो जाएगी? C बराबर K पराविद्युतांक है, माध्यम का पराविद्युतांक कितना है? K, तो हो जाएगा K एप्सिलॉन 0 A बटे D। धारिता ये हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि पराविद्युत माध्यम तो है लेकिन आंशिक रूप से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि दो प्लेटें हैं समांतर प्लेट संधारित्र की, ये प्लस क्यू आवेश दिया अपन ने, ए और बी दो प्लेटें हैं, इनके बीच में माध्यम तो है लेकिन आंशिक रूप से, यानी पूरा नहीं, आंशिक यानी थोड़ी कम छोटे रूप में। तो यहाँ पर ये K पराविद्युतांक का की कोई पट्टी रखी हुई है जिसकी मोटाई T है ना। अब यहाँ पर इस स्थिति में विद्युत धारिता इसकी कितनी होगी? C का मान यहाँ पर कितना होगा? ये है ये वाला प्रश्न। तो देखिए कितना मिलता जुलता है, इसीलिए तो कहते हैं कि एग्जाम में जब प्रश्न आए तो उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, फिर हल करना चाहिए, है ना। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न की बात यहाँ पर होगी कि जब दो प्लेट हैं, दोनों प्लेटों के बीच में K पराविद्युतांक का माध्यम तो है लेकिन आंशिक रूप से। तो विद्यार्थियों चलते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, इस स्थिति में विद्युत धारिता कितनी होती है जाने लेते हैं कैसे। ठीक है, देखे लेते हैं कि ये A और B ये समांतर प्लेट संधारित्र की
दो प्लेटें हैं। ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक जिनके बीच की दूरी d है। ठीक है, और इन दोनों प्लेटों के बीच में ये एक प्लेट रखी हुई बिल्कुल ऐसे इसके समांतर, इन दोनों के समांतर रखी हुई है। इस प्लेट की मोटाई कितनी t, इस प्लेट की मोटाई कितनी है t, और ये जो प्लेट जो रखी है इन दोनों के समांतर, इसका पराविद्युतांक कितना है कैपिटल K। पराविद्युतांक कितना हुआ कैपिटल K। तो अब यहाँ पर इसी चीज को अपन ने यहाँ पर ये लिख दिया है क्योंकि थ्योरी लिखना पड़ता है जब ही पूरे नंबर मिलते हैं। तो यहाँ विद्यार्थी अपन ने लिख दिया कि माना ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी d है, यानी यहाँ से यहाँ तक जिनके बीच की दूरी कितनी है d है, तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, यानी ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट इन दोनों का क्षेत्रफल a है ना, इसका भी क्षेत्रफल a है और वो वाली बी प्लेट का भी क्षेत्रफल a है। ठीक है, अब एवं दोनों प्लेटों के मध्य यानी ए और बी के मध्य है ना, एवं दोनों प्लेटों के मध्य टी मोटाई की यानी ये टी मोटाई की और के पराविद्युतांक वाली प्लेट उनके समांतर यानी ए और बी के समांतर रख दी गई है। तो ये जो अपन ने चित्र बनाया था इसका वर्णन कर दिया। अब विद्यार्थियों यहाँ पर अपन ने क्या किया कि यहाँ पर प्लस क्यू आवेश जब देते हैं तो प्लस क्यू आवेश यहाँ से अपन ने दिए तो प्लस क्यू आवेश ए प्लेट पर पूर्णतः वितरित हो गया। ठीक है, अब जब यहाँ पर ये देखेंगे जो के पराविद्युतांक वाली जो प्लेट रखी हुई है यहाँ पर क्या होगा विद्युत प्रेरण होगा। तो विद्युत प्रेरण के फलस्वरूप यहाँ पर इसके निकटवर्ती तल पर प्रेरित ऋण और यहाँ पर इसके दूसरे साइड पर है ना दूर तल पर दूरवर्ती तल पर प्रेरित धन आवेश उत्पन्न होगा। लेकिन इस प्रेरित धन आवेश के कारण जो प्लेट बी रखी हुई है तो प्लेट बी के अंदर साइड यानी निकटवर्ती तल पर प्रेरित ऋण आवेश उत्पन्न हुआ ये, और बाहर प्रेरित धन आवेश उत्पन्न होता है, लेकिन इसका संबंध पृथ्वी से होता है। तो इस प्रकार ये धन आवेश तो पृथ्वी पर चला जाता है, यानी क्या बचा फाइनली ए प्लेट पर धन आवेश और बी प्लेट पर ऋण आवेश बचता है। तो अपन ने ये लिख दिया कि ए प्लेट पर धन क्यू आवेश और बी प्लेट पर ऋण क्यू आवेश शेष रह जाता है। फाइनली ये हुआ। अब विद्यार्थियों अपन यहाँ पर इसकी विद्युत धारिता की बात करेंगे तो आपने पढ़ ही लिया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब निकाले थे, आई बटन पर आपको मिल जाएगा वो वीडियो, तो वहाँ पर अपन ने एक मेथड पढ़ी थी कि किसी भी संधारित्र की धारिता की बात करें तो C बराबर क्या होता है Q/V होता है। अब धारिता का जो सिद्धांत था वो भी आपने पढ़ लिया पिछले वीडियो में, चाहे तो वो भी आपको आई बटन पर मिल जाएगा कि संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। तो संधारित्र के सिद्धांत में अपन ने ये जाना था कि Q को तो अपन एक प्रकार से नियत रखते हैं ये, और V को अपन क्या करते हैं कम, और जब V को कम कर देते हैं यानी विभवांतर को कम करते हैं तो फाइनली क्या होता है संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है ना, चालक की धारिता बढ़ जाती है। तो ये तो संधारित्र का सिद्धांत था। तो विद्यार्थियों इससे क्या आशय निकलता है कि अगर हमको क्या ज्ञात करना है, अगर हमको ज्ञात करना है ये C ज्ञात करना है यानी संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा विभवांतर निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि विभवांतर का मान V का मान निकलेगा तो यहाँ पर अपन रख देंगे तो C का मान आ जाएगा। अब विभवांतर का मान निकालेंगे तो विभवांतर बराबर सूत्र आपने पढ़ लिया है तीव्रता गुणित दूरी। अब तीव्रता गुणित दूरी, लेकिन इस प्रश्न के संदर्भ में देखें बिल्कुल मेथड वही है जो आपने समांतर प्लेट संधारित्र में पढ़ी थी। इस प्रश्न के संदर्भ में पढ़े तो यहाँ चूंकि दो प्रकार के माध्यम हो गए, देखिए यहाँ पर देखिए टी मोटाई की प्लेट हो गई और डी दोनों के बीच में गैप था ए और बी के बीच में। ठीक है, तो अब हम कहें वायु कितने में होगी, यहाँ पर इस भाग पर यहाँ पर और यहाँ पर वायु है, तो वायु कितने में होगी, स्वाभाविक है कि डी में से यानी इतने गैप में से इतना घटा देंगे यानी डी में से टी घटा देंगे तो इतने भाग में क्या होगी वायु होगी। तो यहाँ पर वायु भी है और के पराविद्युतांक का माध्यम भी है। तो जो तीव्रता निकालनी पड़ेगी अपन को, तीव्रता वायु में भी निकालनी पड़ेगी, वायु में तीव्रता और
के माध्यम वाले पराविद्युतांक वाले माध्यम है, इसमें भी तीव्रता निकालनी पड़ेगी। तो वायु में तीव्रता को अपन E0 से दर्शा देंगे और के पराविद्युतांक वाले माध्यम में तीव्रता को E से दर्शाएंगे। तो जब ये दोनों तीव्रता निकल जाएंगे तब फिर हम विभवांतर का ये वाला सूत्र लगा पाएंगे। कैसे लगा पाएंगे, चलिए देख लेते हैं। लगभग तो सवाल की पूरी मेथड क्लियर हो गई है। यानी कि हमें सबसे पहले क्या निकाल लेना चाहिए, तीव्रता ही निकाल लेना चाहिए। वायु में तीव्रता निकाल लें और फिर माध्यम में तीव्रता निकाल लें। तो चलिए देखते हैं कैसे। विद्यार्थियों, ये जो दोनों प्लेट हैं, दोनों प्लेटों के बीच में आपने जान लिया कि इस भाग पर यानी यहाँ पर क्या है, वायु है और यहाँ भी वायु है ना। यहाँ पर आपने जान लिया कि दो जगह यहाँ पर, यहाँ इन एरिया पर वायु है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, दोनों प्लेटों के मध्य वायु में स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 बराबर। दोनों प्लेटों के मध्य वायु में स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको अपन ने दर्शाया E0 से। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हुआ सिग्मा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर सूत्र हुआ सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। ये हुआ कहाँ, ये कहाँ पर तीव्रता निकली, वायु में। अब इसी प्रकार जहाँ पर के पराविद्युतांक का माध्यम है तो वहाँ पर कितनी तीव्रता हो जाएगी, स्वाभाविक ही यहाँ पर के और लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा दोनों प्लेटों के मध्य के पराविद्युतांक वाले माध्यम में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको E से दर्शा देंगे। दोनों प्लेटों के मध्य के पराविद्युतांक वाले माध्यम में स्थित किसी बिंदु पर क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको अपन ने कैसे दर्शाया, E से दर्शाया। ये कितना होगा, जैसा ये था ना सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 तो रहेगा, लेकिन माध्यम का पराविद्युतांक यहाँ पर के लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ने नया प्रतीक लिया है तो इसको अपन बता दें कि के क्या है। यहाँ पर लिख देंगे जहाँ कैपिटल के माध्यम का पराविद्युतांक है, ठीक है, ये पराविद्युतांक है। और यहाँ पर ये जो सिग्मा आया है इसकी भी चर्चा अपन यहीं पर कर ले। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे, साइड में लिख दें, जहाँ सिग्मा क्या है, ये जो प्लेट है ना, इन प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व है। तो यहाँ लिख देंगे जहाँ सिग्मा आवेश, प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व है। जहाँ सिग्मा प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, ऐसा अपन को लिख देना चाहिए। क्या है, परिचय देना चाहिए जो पी प्रतीक आए। तो अपन ने तीव्रता निकाली दोनों जगह पर, वायु में भी माध्यम में। अब क्या निकालें, विभवांतर। तो यहाँ पर बात करते हैं, इसलिए ए व बी के बीच, ए व बी के बीच विभवांतर सूत्र इसको दर्शा दें V बराबर। तो सूत्र क्या लगेगा, तीव्रता गुणित दूरी, यही सूत्र लगना है। अब चूंकि यहाँ पर दो तीव्रता है ना, तो यहाँ पर कैसे लिखना पड़ेगा अपन को, देखिए थोड़ी समझे, इसी लाइन को ध्यान देना है। यहाँ पर लिखे V बराबर तीव्रता, पहले लिख दे कहाँ पर, वायु में तीव्रता। तो वायु में तीव्रता कितनी है, A0 है ना, ये A0 है। तो जो दूरी कहलाएगी, ये दूरी कौन सी लेना पड़ेगा, जो वायु का जो गैप है, जितने एरिया में, जितने भाग में वायु बची है, तो कितने भाग में बची, ये D पूरा गैप, पूरा A और B के बीच में दूरी थी, और T के पराविद्युतांक वाला माध्यम है, तो वायु कितने भाग पर बची, D माइनस T। तो जो दूरी का रहेगा तो D माइनस T लिखेंगे कोष्टक में, ये। तो ये हो गया तीव्रता गुणित दूरी। लेकिन E0 कहाँ पर है, वायु में है। अभी अपन ने बात किए थे कि यहाँ पर तीव्रता दो जगह पर है, माध्यम पर भी है और वायु में भी है। तो अब माध्यम की बात करें तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा, प्लस माध्यम में, फिर लिखेंगे, फिर ये
फिर यही सूत्र लगाएंगे तीव्रता गुण दूरी वाला। तो यहाँ पर आप तीव्रता क्या लिखेंगे, माध्यम में तीव्रता, तो माध्यम में तीव्रता क्या हो गई, ई हो गई। और माध्यम की दूरी स्वाभाविक है इतने भाग पर माध्यम में टी भाग में, तो गुणित क्या लिख देंगे, टी। तो विद्यार्थी ये लाइन देखिए समझ में आ गई आपको, कितना क्लियर है। अब यहाँ पर E0 और E के मान जो अपन ने निकाले हैं यहाँ पर भर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, V बराबर E0 का मान कितना आया है, देखिए E0 का मान है सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, ये लिख दिए। इसको आप कोष्टक बना करके लिख दीजिए D माइनस टी प्लस, यहाँ पर E का मान देखें, E का मान कितना है, सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0 गुणित कितना है, टी। तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ ऊपर लिख दें आप चाहे तो, गुणित टी, ये लिख दिए गुणित टी, इस टाइप से। तो विद्यार्थियों इतना तो क्लियर हुआ। अब अपन को ऊपर की कुछ लाइनें मिटानी होगी, इसलिए आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है। अब विद्यार्थी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये सिग्मा यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है ना, तो सिग्मा दोनों जगह से कॉमन निकाल ही देते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ देखिए V अपन ने ये लिखा, सिग्मा यहाँ भी है, सिग्मा यहाँ भी है, और आप चाहे तो एप्सिलॉन 0 सहित कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 ये कॉमन निकाल दिया। तो अब अंदर कितना बचेगा, यहाँ पर ये कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ बचेगा कितना, D माइनस टी, ये बचा D माइनस टी। यहाँ से भी देखते हैं क्या कॉमन निकालना है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, तो यहाँ क्या बचेगा, T बटे के, है ना। तो यहाँ प्लस लगा करके ये वाला प्लस T बटे के। तो विद्यार्थी ये लाइन समझ में आ गई होगी आपको। देखिए सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 ये कॉमन निकाल दिए, तो अंदर बचा D माइनस टी, ये हो गया। अब बीच में प्लस लगा है, ये अपन ने प्लस लगाया। अब यहाँ से देखिए सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 ये निकल गया, तो ऊपर बचा T और यहाँ बचा K, ये T बटे K ये हो गया। अब सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो यहाँ साइड में आप लिख दीजिए, चूंकि सिग्मा बराबर Q बटे A यानी आवेश बटे क्षेत्रफल। तो ये मान यहाँ पर आप सिग्मा का भर दें, तो क्या हो जाएगा, ये V विभवांतर V बराबर, यहाँ सिग्मा का मान भर दिए Q बटे A, तो ये Q बटे A ये तो लिख दिया आपने, काय का मान, सिग्मा का। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एप्सिलॉन 0, ये तो पहले से लिखा हुआ था, तो ये आप लिखेंगे यहाँ पर, और ये जो बचा इसको लिखे रहने दें कोष्टक के अंदर, ये कुछ नहीं करना इसको, ये लिखे रहने दीजिए। ये क्या निकल आया विद्यार्थी, यहाँ पर ये किस चीज का मान निकल आया, प्लेट A और B के बीच में क्या निकला, विभवांतर। अब विभवांतर निकल गया तो संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटे V। तो आ जाएगा उत्तर। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे यदि संधारित्र की विद्युत धारिता C हो तो यदि संधारित्र की विद्युत धारिता C हो तो C बराबर Q बटे V से। तो ये जो V का मान निकला है यहाँ पर भर देंगे, चूंकि इसकी जरूरत पड़ रही है इसलिए अपन ने इसको समीकरण नंबर 1 डाल दिए। तो यहाँ लिख देंगे अपन, क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से V का मान भरने पर, तो मान भरे दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, C बराबर Q तो पहले से लिखा है, V का ये जो मान आपने निकाला पूरा का पूरा यहाँ पर लिख देना है V का मान। तो ये V का मान यहाँ पर लिख देते हैं, Q बटे एप्सिलॉन 0 A, कोष्टक के अंदर ये पूरा लिख दीजिए, पूरा क्या लिखा हुआ, D माइनस टी प्लस T बटे K, ये बड़ा कोष्टक बंद कर दीजिए। अब विद्यार्थी देखिए Q से Q कैंसिल है ना, ये Q से Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये Q से Q जब कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बचा, ये बट्टे का बट्टे है, तो गणित में आपने पढ़ा ही है, ऊपर चला जाएगा। और नीचे कितना बचा हुआ है, D माइनस टी प्लस T बटे K। तो ये जो आया ये आपका एक प्रकार से आंसर आ चुका है, चूंकि एसआई पद्धति में था, ये है ना, एसआई पद्धति में निकाले अपन इस सूत्र को यहाँ पर, तो फेरड लिखे। एसआई पद्धति में विद्युत धारिता का मात्रक कितना होता है, फेरड।
तो ये क्लियर हुआ। तो विद्यार्थियों ये भी एक सूत्र हुआ जो आपको न्यूमेरिकल हल करने के काम में आएगा। तो इस डेरिवेशन का देखिए कितना सरल हल आपने सीख लिया। लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक में थोड़ी से इसको और एक लाइन हल करके लिखा हुआ है, चलिए देख लेते हैं कैसे। तो इसके बाद आपको नीचे हल करना है, हम यहाँ पर हल कर देते हैं, एकदम इजी है। ये क्या करें, देखिए दोनों जगह यहाँ पर और यहाँ पर टी दिख रहा है दोनों जगह, तो अपन टी कॉमन निकाल लेते हैं इन दोनों पदों से, वो भी चिन्ह सहित कॉमन निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, सी बराबर ऊपर जो लिखा है लिखे रहने दें अपन एप्सिलॉन 0a बटे, ये देखिए डी लिखा अपन ने, डी ये लिख दिए। अब ये माइनस सहित टी कॉमन निकाल रहे हैं, ये टी कॉमन निकाल दिए ये। तो कोष्टक के अंदर फिर क्या बचेगा, जब टी यहाँ से निकल गया तो इसमें गुणांक कुछ नहीं बचा, तो एक तो रहेगा वहां पर। प्रत्येक संख्या का गुणांक एक तो माना ही जाता है, ये है ना। तो यहाँ पर टी कॉमन निकाल लिए तो क्या बचा, यहाँ पर एक बचा यहाँ पर, ठीक है। फिर चूंकि चिन्ह सहित कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ जो प्लस चिन्ह था उसकी जगह पर माइनस चिन्ह आएगा, क्योंकि चिन्ह पलट जाएगा, है ना। गणित का नियम पढ़े हैं, माइनस गुणित माइनस प्लस बनता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से भी टी कॉमन निकल गया तो यहाँ कितना होगा, 1/k। तो विद्यार्थी ये लाइन हुई, इसको आप यहाँ पर जाकर के बड़ा कोष्टक इस्तेमाल कर दें ये। तो इस रूप में, और एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, फैराड। तो ये इस रूप में इसका आंसर हुआ, ठीक है विद्यार्थी। तो देखिए कितना सरल है। अब हम यहाँ पर आपसे बात किए थे अभी, ये भी सूत्र है जो न्यूमेरिकल को हल करने में काम में आता है। तो चलिए देखें कैसे। तो विद्यार्थी यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो दो प्लेट थी ना, दो प्लेट के बीच एक ही पट्टी थी। अब यहाँ पर कह रहा है कि दो प्लेटों के बीच में T1 T2 T3 T4 डैश 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 n तक, है ना, मोटाई वाली क्रमशः, जिनके माध्यम यहाँ पर कितना था, इसका परावर्तनांक k था। अब चूंकि यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच में खूब सारी पट्टियाँ होंगी, एक पट्टी ये, फिर दूसरी ये है, फिर तीसरी ये, इस टाइप से बहुत सारी पट्टियाँ होंगी। तो इस प्लेट की मोटाई T1 है, इसकी T2 है, इसकी T3 है, और इसका परावर्तनांक K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है। अब इस पोजीशन में अपन को विद्युत धारिता की बात करनी है, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए अपन ने ये अभी चर्चा के दौरान कहे थे कि ये फार्मूला आपको एक प्रकार से सूत्र का काम करेगा, है ना, न्यूमेरिकल हल करने के लिए। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखें अपन ने अलग अलग लिखा है ना, ये वाला जो सूत्र भी निकाले थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, C बराबर ऊपर एप्सिलॉन 0a। भाई इन प्लेटों का क्षेत्रफल तो नहीं बदल रहा, तो a तो उतना ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ये d क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, ये भी नहीं बदल रही है, तो यहाँ पर d ही लिख रहे हैं, d है। अच्छा, अब यहाँ जो माइनस है, माइनस चिन्ह लगाए। अब यहाँ पर एक प्लेट थी ना यहाँ पर, तो इसलिए आपने क्या लिख दिया था, t। अब यहाँ पर t मोटाई की नहीं बल्कि T1 T2 T3 मोटाई की खूब सारी प्लेटें हैं, तो टोटल पराविद्युत माध्यम की मोटाई कितनी हुई, तो सभी का योग ही होगा। तो इसलिए इस t की जगह पर क्या लिख देंगे अपन, T1 प्लस T2 प्लस T3, जितनी भी प्लेट है प्लस प्लस ये लगा दिए डैश, जितनी भी हैं सबका योग यहाँ हो जाएगा। तो इस t की जगह पर इतना हो गया। अब ये प्लस लगाया अपन, ये प्लस। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर T1, ये T1 बटे K1, फिर T2 बटे K2 प्लस T3 बटे K3 प्लस डैश डैश डैश, ये भी आखिरी तक जाएगा। तो इस रूप का ये सूत्र बन जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और निकल करके आती है, क्या है, अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि अभी यहाँ पर जो दो प्लेटें थी, दोनों प्लेटों के बीच में अब यहाँ पर जो पट्टियाँ हैं, गैप एक भी नहीं बचा हुआ, पूरे में पट्टियाँ भरी हुई हैं, पूरे में पट्टियाँ भरी हुई हैं, और उन पट्टियों के बीच में गैप एक भी नहीं, पूरे में पैक है, यहाँ पर यहाँ तक भरे हुए हैं। सिर्फ इनकी और इनकी मोटाइयाँ अलग अलग है, पहले की T1 है, दूसरे की T2 है, फिर T3 है, और पराविद्युतांक भी अलग है, K1 K2 K3 इत्यादि है, पर दोनों प्लेटों के बीच पूरे में पट्टियाँ भरी हुई हैं। तो इस स्थिति में सूत्र क्या हो जाएगा, स्वाभाविक है, चूंकि इन सभी पट्टियों की चौड़ाई को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, D बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि पहला तो ये हो गया, दूसरा यहाँ ऐसा लिख दें, यदि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इत्यादि इन सभी का योग कितना हो जाए, D हो जाए।
डी हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये सूत्र किस रूप में आ जाएगा, थोड़ी देखिए यहाँ पर इसकी जगह पर डी हो जाएगा ये, तो डी से डी क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, इतना। तो यहाँ पर सी का मान कितना आ जाएगा, सी बराबर देखिए यानी इस स्थिति में एप्सिलॉन 0 ए बटे ये इतना आ जाएगा, यानी T1 बटे K1 प्लस T2 बटे K2 प्लस T3 बटे K3 प्लस डैश डैश डैश। तो ये सूत्र हो गया। तो विद्यार्थी ये थी एक्स्ट्रा नॉलेज की बात है ना, और इनकी सहायता से आप न्यूमेरिकल भी हल कर सकते हैं। और देखिएगा हल करके, वास्तव में हम जब न्यूमेरिकल हल करते हैं ना तो उस विषय वस्तु को जिसको अपन पढ़ रहे होते हैं ना उसका हमें और अच्छे से ज्ञान हो पाता है। तो इसलिए न्यूमेरिकल करने की प्रैक्टिस किया कीजिएगा, और जो समझते जाए कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा, ठीक है। तो विद्यार्थियों कैसी रही आज की क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यदि आप चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपको सब कुछ रुचिकर लगता है और ये वीडियो कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपको इसी प्रकार की वीडियो नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। और अपने उन दोस्तों के लिए भी थोड़ी सा आप हेल्प कर सकते हैं, जहां तक वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है तो शेयर कीजिएगा। तो विद्यार्थियों सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। आपका विकास हमारा प्रयास। तो विद्यार्थी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।